नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला आज सांबा में पहुंचे और एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। और कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जिस तरह से पिछले दिनों में आपने देखा कि यहां काफी सेटबैक पार्टी को पहुंचे, कई कद्दावर नेता जो है वो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अब भरपाई किस तरह से करनी है उसी को लेकर अलग अलग जगहों की बात करें जम्मू खित्ते की तो वहां पर जनसभाएं आयोजित की जा रही है। और आज जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला सांबा में पहुंचे और उन्होंने पार्टी की नीतियों को भी तमाम कार्यकर्ताओं के आगे रखा और एक रणनीति तैयार की कि आने वाले चुनावों में किस तरह से हमें कमबैक करना है। लेकिन ये काफी मुश्किल भी एक राह हो सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। और खास तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से धारा 370 को हटाया गया, 35 से हटाया गया, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आज आपको पता चल रहा है कि धारा 370 का होना कितना जरूरी था, क्योंकि आज उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है और यह कहा है कि जिस तरह से नौकरियां देने की बात की गई थी, आज तमाम जो युवा है वे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। टोल टैक्स को लेकर उन्होंने बात की है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने आज बात की है कि फैक्ट्रियों में जो है वो प्रावधान बनाने की एक बात की गई थी कि तमाम युवाओं को नौकरियां देंगे, लेकिन आज कहां है नौकरियां? तमाम युवा तो बेरोजगार हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन मोहिंदर सिंह जी हैं मेरे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक कद्दावर नेता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कहेंगे जिस तरह से आज यहाँ एक कोशिश की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि यहाँ अपनी जो साख है वो बचाई जाए, यानी जनाधार जो खत्म होता नजर आ रहा था उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ देर पहले फारूक साहब यहाँ आपके सांबा में पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, आपके कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की रणनीति तैयार की है और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं चुनाव भी लड़ूंगा और जो रूमर्स चल रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 86 का हूं, लेकिन मैं 28 साल के एक युवा की तरह आगे चल रहा हूं, मैं आगे भी काम करूंगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? और एक कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है कि कमबैक किया जाए जम्मू में भी जो हालात पिछले दिनों में पार्टी के हुए। ऋषि जी, बात यह है कि ये बड़ी सौभाग्यशाली बात थी कि फारूक साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि आप सांबा में आए और सांबा का जो रैंक एंड फाइल है, जो अवाम है, इसके साथ रूबरू हो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या फारूक साहब ने सांबा को तरक्की के लिए कहीं भी पीछे नहीं रखा था, जिसका उदाहरण आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर जिंदा मिसाल है। आज भी सांबा के बेरोजगार युवाओं को अगर सहारा है तो इस ग्रोथ सेंटर में एक बड़ा सहारा है। दूसरा, वीर भूमि पार्क सांबा का जो डेवलपमेंट का और एक एंटरटेनमेंट का साधन था और वीरों को श्रद्धांजलि देने का और उनको याद करने का और उनको नमन करने के लिए सांबा के अंदर ये इसका एक शिलान्यास रखा गया था। वो भी डॉक्टर फारूक साहब के ही कर कमलों द्वारा रखा गया था और आज वो एक अच्छा बन के वहाँ जाकर हम जिन लोगों ने देश को, रियासत को बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, हम उन्हें वहाँ जाकर नमन और याद कर सकते हैं। रही बात डॉक्टर साहब की, ऋषि जी, ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट बात है कि 370 टूटने के बाद रियासत का मूल ढांचा जो है वो बिगड़ चुका है। उसमें यह है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी है, लखनपुर का टोल टैक्स खत्म होने से इंडस्ट्रियल की कमर टूट चुकी है। जो ब्रिक्स क्लियर वाले हैं वो भी आज के दौर में कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब से सस्ती ईंट आती है, यहाँ महंगी बनती है। अगर टोल टैक्स होता तो उनकी ईंट यहाँ नहीं आनी थी। वो सारी परिस्थितियाँ उन्होंने डिटेल बताई और उन्होंने एक आह्वान किया कि हम रियासत के अंदर लोगों की बात करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में इलेक्शन होते हैं तो मैं बढ़ चढ़ कर, हमारी पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी ताकि हम रियासत के लोगों को कोई रिलीफ दे सकें। क्या पार्टी कमबैक कर पाएगी? जिस तरह से काफ़ी सेटबैक भी पहुंचे थे पिछले दिनों में पार्टी को। ऋषि जी, बात यह है कि ठीक है, कुछ लोग पार्टी को अलविदा कर गए, लेकिन कुछ लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की करनी में यकीन रखते हैं या उनकी कार्यप्रणाली में यकीन रखते हैं, वो तो कम बैक करेंगे। जम्मू के अंदर हम कम बैक करेंगे, हम थंब की मेजॉरिटी जैसे भी हो सकता होगा, हम जम्मू के अंदर
नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा प्रण है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मोहिंदर सिंह जी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता है, और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला आज सांबा में पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया, पार्टी की नीतियों के आगे व्याख्यान किया, तमाम लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर भी निशाना साधा, भाजपा के ऊपर भी निशाना साधा कि जो हालात बदलने की उन्होंने बात की थी, आज हालात किस ओर जा रहे हैं ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ तमाम युवा सड़कों पर हैं, माइनिंग को लेकर आज उन्होंने बात की है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को लेकर भी उन्होंने लगातार बात की है कि हमने जो काम किए लेकिन आज वो काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से डंके की चोट पर आगे जाएगी। और फारूक अब्दुल्ला जो कि खुद कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और जो रूमर्स थे कि प्रेसिडेंटशिप से वो इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में रूमर्स तो कई जगहों पर हमने पहले भी फैलते हुए देखे, लेकिन देखना यह है कि जो पार्टी को पिछले दिनों में सेटबैक हुआ था, उस सेटबैक से क्या उभर पा रही है पार्टी या नहीं उभर पा रही, और आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगी तो क्या कमबैक करेगी पार्टी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगरूनपुर 7 न्यूज के लिए। जिला बड़गाम के खान साहब तहसील इलाके में हम मौजूद हैं, और जो मुजपथरी से रोड सचल पथरी होते हुए टूरिस्ट डेस्टिनेशन रतपथरी की तरफ जाता है, और काफ़ी खस्ता हालत है इसकी। लोगों से हमने बात की, इनका यही कहना है कि पिछले 4 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसको मैगडमाइज़ किया जाएगा, लेकिन आज तक जो है हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हालांकि बर्फबारी शुरू होगी, अब सर्दियों का मौसम है। रोड यत गो यूता टाइम, यत गो तकरीबन वरी, यत कह माल त्रोमुत, यह डस्ट ये रूड त्रित सो नीक वापस तुलित। अगर हु रोड कोडू यो तथ क्या करान यम मान तथ पे रुकावट कहीं अना, यथ रोडस गो यूता काल, यथ कहीं प्रसन, यथ मटेरियल क्या त्रित सह नीव जनाब वापस सोरे गया तम वन यम रेतस पकान यम योड़ुक बोजान कहीं। यह मुजपथर पे टू दोद पत्थर नजदीक यह गि तकरीबन 6 किलोमीटर गसान सोरे। क्या डिमांड अस गोस रोडस क्या गसन बी क्या सरसी करान गुजारिश, सोन मसल करो हल जनाब, DC साहबस करान यमिस बाकी मिनिस्टरन तक करान, यथ ना पुरसनी का। नाम है जनाब मुश्ताक अहमद, मैं मुजपथरी में रहता हूँ जनाब। ये 2 साल से रोड बंद है, बिल्कुल बंद है। कल परसों ठेकेदार आया था, उसने सब रोड़ी इधर जमा कर रही थी, वो डस्ट था जमा करके रखा था एक जगह पे, जे हम इसको बिछाएंगे, बिल्कुल इस पर यही बिछाया हुआ है, और रोड़ी भी नहीं डाली इन्होंने। ये 2 साल से ये बंद है रोड, क्योंकि ये शॉर्टकट रोड है, इस पर हमारा रोज़गार का मसला है। हम अगर ये रोड बन जाएगा तो हमारा रोज़गार का मसला हो जाएगा। ये दूधपथरी से मुजपथरी तक शॉर्टकट का रास्ता है। क्या चाहते हैं इंतजामिया से? मैं इंतजामिया से जानना चाहता हूँ, DC साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो जाए, ये रोड हमारा बन जाए, क्योंकि हमारा रोज़गार का मसला है। हम क्या करेंगे इस, हमारा तो ये रोज़गार का मसला है, हम इससे सिवा क्या करेंगे। सौंप दोनों यम रोड कर मेहरबानी तम मगर यह कोई पत्थर यह बन शीनस मज 4 पे निवान नफर खान सोबन तान सह रच बज मज ये मेन रोड पे तथ पे तान वो खस्तियात ये मज ना गाड़ी पकान ना इंसान हे पकित ये शीनस मज कहें यूत यूत जुल्म गए ना तम तो पोसे कुन ठेकेदार वन पोस कुन पोस कुन बह त्राव ये मेन त्रा सह त्रो तम यह त्रा तम वह रोड त्रा या मेहरबानी त्रा योर सह गो मेहरबानी सावधानी। ये रोड जो है ना, ये इससे हमको बहुत मुश्किलात होते हैं। ये रोड 2 साल हो गए इसको, मगर इसको कोई तवज्जो नहीं देते। हमको बहुत मुश्किलात होते हैं इस रोड से। अगर कोई DC साहब ये हमारी बात सुनेगा और इस रोड को तवज्जो देगा। हम कहाँ से कहाँ तक जाता है ये रोड? ये जाता है मुजपथरी से दूधपथरी तक। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं इंतजामिया को? मैं इंतजामिया को ये कहना चाहता हूँ कि ये रोड इसको तवज्जो दीजिए और ये रोड ठीक हमको कर दे। हम एक्जन साहब से और DC साहब से गुजारिश करते हैं कि इस रोड को तवज्जो दो और इसको ठीक हमको ठीक कर दो इस रोड को। कि हम इंतजामिया के दरवाजों पर हम हजारों बार गए। मैं खुद अपनी बात कहूं, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गया, मैं सेक्रेटरीट में पहुंचा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया कि मुझे खाली पिटाई नहीं पड़ी वहां पे,
मैंने उसको कहा था सर हमारे पैसे डाइवर्ट हो चुके हैं दूसरे प्रोजेक्ट में। उन्होंने वहां से मुझे कहा मैं क्या जबा करूं जिसने किए हैं। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं एलजी सरकार से, जहां तक ये आपकी सही बात है कि बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि आज एलजी सरकार के दौर में यहाँ पे काम हो रहे हैं, लोगों को डेवलपमेंट हो रही है। ये इस रोड की हालत आप देखिए, इस रोड को रिसेंटली काम शुरू हुआ था, पिछले साल ही इसको जो काम शुरू हुआ था, आज इसकी हालत देखिए क्या है। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं एलजी साहब से, खासकर आज भी मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, चीफ इंजीनियर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस रोड को अपने पैसे जो है, अगर वो डाइवर्ट हो चुके हैं, लोगों ने आज देखिए, आपने लोगों का सारा कुछ सुना, आपने लोगों को भी देखा, लोग इस बार इन्होंने यहां प्रोटेस्ट किया, अगली बार हम एलजी ऑफिस तक अपना प्रोटेस्ट लेके जाएंगे। मुजपथरी से सतल पथरी होते हुए जो रोड दोदपथरी को जा रहा है, वो भी नाबार्ड में एक स्कीम बहुत पहले अप्रूव थी, उसमें कुछ काम हो गए हैं। आज की डेट में वो मोटरेबल रोड है, मगर जो उसमें बाकी काम है, कलवर्ट बनाना है या मैग्डमाइजेशन करनी है, वो नहीं हुआ। हमने सरकार को उस बारे में लिखा है, जो उसमें डिफ़िकल्टीज़ है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश चल रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास उसका सारा रिपोर्ट दिया हुआ है। जैसे वहाँ से हमें क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी तो उस रोड को भी हम दोदपथरी के लिए एक ना अल्टरनेट कनेक्ट रोड हम दे रहे हैं इंशाल्लाह। दोदपथरी सतल पथरी जो ये रोड जा रही है मुजपथरी से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन में आ गया था, इसमें कुछ जो खराबी हुई थी बीच में, तो वो गवर्नमेंट के पास उसकी रिपोर्ट है। जैसे वहाँ से उसकी डायरेक्शंस हमें आ जाएंगे तो रोड को हम टेकअप कर लेंगे। मैंने बहुत मेहनत से ये रोड निकाला था, मुजपथरी सतल पथरी, ये नाले सीनरी है और बहुत कुशादा रोड है और नज़दीक है। इस पर मुझे 3 साल लग गए, एमएलसी में 1.5 साल था, उसी टाइम में निकाला था। तो फंड्स भी लाए थे, वो फंड्स इन्होंने डाइवर्फाई किए, किस ऑफिसर ने डाइवर्फाई किए, गवर्नमेंट इतना तक नहीं देखती है। और खासकर टूरिस्ट प्लेस के साथ धोखा है। टूरिस्ट प्लेस यहाँ दिल्ली से, बम्बई से, अमेरिका से, लंदन से ये टूरिस्ट आते, खुश हो जाते थे, वो इस रोड से खुश हो जाते थे, इस सीनरी से। कितना रेवेन्यू आया होता, कितना लॉस हुआ, एक अफसर की मामूली गलती से कितना लॉस हुआ हमारी कंट्री का, फिर स्टेट का और फिर उस इलाके का। बीमारों को हमें चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ा, काफ़ी दिक्कतों का हमें सामना है और इनका यही कहना है मुतलका हुकाम और डीसी बड़गाम से कि हमें इन जो है मुश्किलातों का अजाला जल्द से जल्द किया जाए। JK 24/7 के लिए मैं मुजपथरी बड़गाम से ज़हूर हुसैन। एसटी बचाओ मार्च के दौरान एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको सामने ले आ रहे हैं। गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी शराफत खटाना साहब ने अपने ओहदे से आज रिजाइन कर दिया। किस कारण रिजाइन किया, इनसे पहले पूछेंगे। खटाना साहब, एक तरफ एक मार्च चल रहा है जो पिछले 4 तारीख नवंबर से चल रहा है, और ऐसे में आपकी तरफ से अचानक रिजाइन की वजह? देखिए, जो गुज्जर बकरवाल तंजीम में जिसमें मुझे 1 साल से जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ था और मैं उस ओहदे पर काम कर रहा था, काफ़ी अच्छी वो मेरी इज़्ज़त करते थे। मेरी अपनी मसरूफियात की वजह से, क्योंकि मैं इन सब लोगों के साथ जो है वो समाज में जो है वो बगाड़ की वजह से मैं इससे रेजिग्नेशन करता हूं और मैं पीसफुल तरीके से रहना चाहता हूं। जिस तरह से हमारे समाज में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हम लोग इकट्ठे मिलकर रहें, तो फिलहाल के लिए मैं जो है जो हमारे बुजुर्गों ने इसका क़याम किया था, तो इसको हम रिज़ाइन करने जा रहे हैं। खटाना साहब, रैली के दौरान भी आपको देखा गया कि आपने एक जगह स्पीच भी, कल जहां राजौरी में एक रैली भी थी, उस स्पीच के अंदर भी आपने बकरवालों की आवाज़ उठाई, क्योंकि आप बकरवाल तबका से ही हैं। क्या बकरवाल तबका को वो हुकूक नहीं मिल रहे हैं जिसके लिए एसटी मिली थी? जमशेद साहब, ये तो बात है, बड़ी बात है ये। मैंने बकरवालों की बात की कि वो आज भी उस तरह से निमैड हैं, चलते हैं। ये बात मैं आपसे ज़रूर करूंगा और डिस्कशन भी ज़रूर होगी आपके साथ इंशाल्लाह, बड़े अच्छे मूड में। आज जो मेरा आपके साथ रूबरू आना था, मैं आपका निहायत ही मशकूर हूँ, बेहद मशकूर हूँ कि आपने जो निचला तबका, जिसको खासकर असल ट्राइब कहा जाता है, सच्चे ट्राइब, उसकी आपने हमेशा के लिए वकालत की है। इसके लिए खुदा ताला क़यामत में भी आपको इसका सिला देगा और दुनिया में अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है। और मैं हमेशा के लिए मशकूर रहूँगा कि इस तबका की आपने हमेशा आवाज़ बने हैं। और साथ में मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने वाज़ेह एक अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दी है, कि इसको बनाने में हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन साहब और मेरे दादा हाजी हयात मीर साहब, उन लोगों ने कुर्बानी दी है और अपने ज़मीन, मकान और सारी चीज़ें ये बेच कर इस शेड्यूल ट्राइब को दिलाया है। आज शेड्यूल ट्राइब को रोकना है, आज लेना नहीं है, रोकना है। तो रोकने के लिए इतने बड़े पैमाने पर मुझे लगता है इख्तिलाफ होना,
कौमी तरीके से किसी के साथ इस तरह की बातें करना, तो ये मेरे लिहाज से जहाँ तक है कि अमन से भाईचारे से रहना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है सरकार को पता है उसको क्या करना है, तो इस तरह से नेगोशिएशन करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर, एलजी सरकार के पास जाकर, होम मिनिस्टर के पास जाकर ये बातें करनी चाहिए कि हमें क्यों रुलाया जा रहा है, दो तबकों को क्यों नाराज़ किया जा रहा है, आपस में आपसी इख्तलाफ क्यों करवाए जा रहे हैं, ये उनसे बात करनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो मैं मुतनफ़र था इस बात से कि जिस तरह से आए दिनों में समाज में कोई लड़का गालियां देता है, कोई उधर से पहाड़ी तबका का, कोई गुजर तबका का, और मैं पहाड़ी और गुजर तबका के बड़े लीडर जो हैं, जी शऊर है, जिनको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, उनसे मैं कहूँगा कि एक नेगोशिएशन की जाए और आमने सामने बैठकर ये आप किसी प्लेटफॉर्म पर आकर बात करें। ये मुझे लगता है कि ये तो सरासरी कोई मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बाकी जो करते हैं मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो करते रहे। खटाना साहब, क्या आने वाले दिनों में कोई नई तंजीम का कयाम अमल में आ सकता है, खास करके बकरवाल तबके को लेके? इस पर जरूर आपसे बात होगी। कितनी इनकी मेजॉरिटी है, क्या है, अब बकरवाल कितने अवेयर हैं इसमें, तो वो उस बात पर इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी। अभी तो हमने इस पर कोई सोचा नहीं है, क्योंकि योगदान जो है इस कॉन्फ्रेंस को बनाने में, शेड्यूल ट्राइब को दिलाने में मेरे दादाजी का है, उन्होंने सारा कंट्रीब्यूशन किया है। तो आज की इस डेट में मुझे ये बात कहनी मुनासिब नहीं है कि मैं कोई अलग से तंजीम बनाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर हिसाब लेंगे कि उन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। आज अगर आप ट्राइबल रैली कर रहे हैं तो उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो डोनेशन वगैरह होती है। तो ज़रा पूछें उनसे भी, उन्होंने भी कोई डोनेशन लिए? चावल दिए थे मिर्ज़ा सकालसी ने, और 3 रोज़ तक हाजी हयात मीर साहब ने बकरे दिए थे और सारा बंदोबस्त किया था। किससे लिए थे वो भी ज़रा पूछा जाए। आज की जो रैली हो रही है इसकी डोनेशन पे भी बात आपने की है, कहाँ से आ रही है? नहीं, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो कोई अपने घर से तो करेगा नहीं। वो तो वो लोग थे, मियाँ निज़ामुद्दीन साहब, हाजी हयात मीर साहब, वो मुंशी अल्लाह दत्ता साहब, चौधरी दीवान अली साहब, चौधरी इसराइल साहब, और भी बहुत सारे लोग थे, मौलाना मेहरुद्दीन कमर रजौरवी साहब, गुलाम हसन लसानवी साहब। मैं किन किन के नाम लूँ जो इनमें बड़ी शख्सियत थी, लेकिन खर्च करने में हाजी हयात मीर साहब और बकरे सारे उन्होंने दिए थे। वो ऑन रिकॉर्ड है, बुक्स है वो। अगर आप एक दिन मेरे साथ बात करना चाहें तो मैं ज़रूर आपसे वो पूरी पढ़ के सुनाऊंगा। वो किताब है, उसमें वो दिखाया जा रहा है बाकायदा कि ये तारीख जो है इतनी में शुरू हुई थी, इतना में इन्होंने ये काम किया था, और वो उन्होंने किसी से कोई डोनेशन वगैरह नहीं ली, समाज के लिए काम किया, आखिरी दम तक लड़ते रहे। और डोगरा और इनके दरमियान मिर्ज़ा मोहम्मद से इनके वो करीबी साथी और मशीरों में माने जाते थे, ठीक है ना। ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, इस पर आपसे बड़ा मज़ा आता है कि आप बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात रखते हैं, और मुझे भी बात करने में मन आता है कि आपके साथ पूरी तरह से बात की जाए। वो एक दिन आप ज़रूर, मैं आपके साथ सारी बातें जो है वो शेयर करूँगा। खटाना साहब, जिस तरह वज़ीर दाखिला की तरफ से भी यकीन दहानी करवाई थी, गुजर बकरवाल तबके के हकूक़ के साथ नहीं छेड़ा गया जाएगा, उसके बाद एलजी साहब की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई थी कि गुजर बकरवाल के तबके के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, उसके बाद इस रैली को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, होम मिनिस्टर देश का होम मिनिस्टर है और ताकतवर होम मिनिस्टर है, कोई कमज़ोर होम मिनिस्टर नहीं है। मुझे लगता है उनकी स्टेटमेंट के बाद हमें इत्फाक तो करना चाहिए। उसके बाद एलजी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलकर आए, मैं भी गया था दिल्ली में आला मिनिस्टरों से हम मिले हैं, बीजेपी के जितने भी थे उनको मिले हैं। उन्होंने कहा है कि जो गुजर बकरवाल का 10% कोटा है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लिहाजा अमन से, पीस से आप अपने घरों में बैठ जाएं, कोई आपको शोर करने की, इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है जिससे समाज में, कौमों में इंतशार पैदा हो। मैं पहाड़ी तबका के लोगों से भी पुरजोर अपील करता हूँ, सरकार ने जो देना है वो देगी, आप भी मत खजल हो जाओ, रोडों पर आराम से बैठ जाओ। इनको भी मैं कहता हूँ कि आप भी आराम से बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी चलते चलते सवाल बकरवाल तबके को लेके, हर बरस पहाड़ों का रुख किया जाता है, इनके बच्चों को देखते हैं, भेड़ बकरियों के साथ होते हैं, आप क्या समझते हैं क्या कारण रहते हैं कि बकरवालों के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं? बड़ा अहम सवाल किया आपने, और इस पर ये मैं आपको बात कहूँ कि बकरवाल 6 महीने नहीं बल्कि 8 महीने चलते हैं कंटिन्यू। सरकार ने एक स्कीम बनाई है, वो स्कीम ये है कि इनको सीजनल टीचर लगाया जाएगा 6 मंथ के लिए। आप खैर श्रीनगर में जाते हो, हर जगह जाते हो, एक बार आप एक सर्वे करें और उस सर्वे में देखें कि कौन लोग वो सीजनल टीचर लगे हुए हैं, कौन लोग हैं। वो सारे मकीम लोग हैं, उसमें चाहे बकरवाल है वो भी मकीम है,
चाहे गुजर है वो भी मकीम है, और जो असल ट्राइब जिनके मैट्रिकुलेट +2 बच्चे हैं उनको वहाँ पर लगाया नहीं जाता। और ये बच्चे, ये जो लोग हमारे यहाँ से रजौरी से जाते हैं, ये आराम से अपना एक दिन ज्वाइनिंग करते हैं और लास्ट वाले दिन रजिस्टर क्लोज करने के लिए वापस आ जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं अनएजुकेटेड पेरेंट डू नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंडिंग देयर स्कूल। और हमारे बकरवाल तबके में जो है ये इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है और उनको पता नहीं है कि हमें पढ़ाकर क्या मिलेगा। और ख़ासकर फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती है और वो पूरी तरह से कामयाब नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी में जितने भी लोग होते हैं वो फिर आगे से उनको हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करके, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो उनमें से कोई बकरवाल में से कोई अफसर तो है नहीं है, वो जिसको जी चाहे तो उसको अपॉइंट करके तो घर भेज देते हैं, तो वो फिर वापस आ जाते हैं। तो आराम से वो अपनी 6 महीने की तनख्वाह शनख्वाह लेकर आ जाते हैं। तो वो कैसे पढ़ेंगे बेचारे। आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में बकरवाल तबके की आवाज उठाने के लिए खटाना साहब सामने आएंगे? जमशेद साहब, मैं पहले भी उठाता रहा हूँ और आइंदा के लिए भी उठाऊंगा। मैंने गुजरों की आवाज़ भी उठाई है, गुजर और बकरवाल दोनों तंजीमों की आवाज़ उठाई है। और ये मैंने आज नहीं उठाई, मेरे दादाजी ने उठाई। उन्होंने बढ़ चढ़कर साथ दिया और ये ट्राइबल मिली। कौन था उस वक्त गुजर लीडर में से? चौधरी दीवान अली साहब या मौलाना मेहरुद्दीन कमर साहब, चौधरी गुलाम हसन लसानवी साहब, इसराइल साहब, मुंशी अल्लाह दित्ता साहब, और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये लोग थे, उनके साथ पेश थे। बाकी तो ये कल सारे लोग हुए, उन्होंने तो अपनी कुर्बानी दी है, अपना खून दिया है, वो जख्मी हुए हैं, उन्हें गोली लगी है और ये ट्राइब उनको मिला है। तो आज मैं ये कहूँगा कि ट्राइब बचाने की बात जहाँ तक है, जो दिल्ली में आला लोग हैं उनकी हमारे साथ बात हुई है और वो उस नज़रिए से देखते हैं जैसे आपकी फीडबैक जाती है, एजेंसियों की फीडबैक जाती है कि किस तरह से किन लोगों ने इस रिजर्वेशन को दिलाया था। तो उस तरीके से मुझ नाचीज को भी वहां पर तलब किया जाता है। और मैंने भी कहा है कि रिजर्वेशन के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ न की जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आप देना चाहते हैं पहाड़ी तबका को, वो भी हमारे भाई उनको दो। थैंक यू। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ शफकत खटाना साहब, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा बेबाकी तौर पर इन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने जो करन फैसला लिया है वो पूरा किया जाएगा और दोनों तबका के लोग बल्कि सड़कों पे उतरने के बजाय अपने अपने घरों में बैठकर आराम करें। हालांकि बड़ी बात यह है कि इन्होंने आज अपने ओहदे से भी रिजाइन दे दिया। जो गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी थे, जिनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इनके दादा की तरफ से तंजीम बनाई गई थी, मगर कई चीज़ें इन्होंने इशारों में ज़रूर कही हैं कि बकरवाल तबका के लोगों को उनका हक पूरी तरह नहीं मिल पाया, इस एसटी का फायदा उनको कभी नहीं मिल पाया। राहुल सूदन के साथ मुझे दीजिए इजाजत।